आज हमें प्राचीन भारत के अंतर्गत चैप्टर 11 मौर्योत्तर साम्राज्य या ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है। जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो चंद्रगुप्त होता है घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है उसका अगला जो शासक होता है बिंदुसार। बिंदुसार का जो अगला शासक होता है अशोक और अशोक के बाद से इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहता है और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है बृहद्रथ। जो बृहद्रथ होता है उसका सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो होता है वो बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है और यहीं से फिर मौर्योत्तर साम्राज्य की शुरुआत होती है। अब यहाँ से जो शुंग वंश है उसका जो अंतिम शासक होता है वो होता है देवभूति। जो देवभूति होता है देवभूति का सेनापति वासुदेव। वासुदेव जो होता है देवभूति की हत्या कर देता है और फिर वो कण्व वंश की स्थापना करता है। कण्व वंश फिर आगे देखते हैं कि उसमें जो अंतिम शासक होता है सुशर्मा। सुशर्मा का जो सेनापति होता है सिमुक। सिमुक जो होता है वो सुशर्मा का हत्या कर देता है और फिर वो सातवाहन वंश की शुरुआत करता है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा मौर्योत्तर साम्राज्य में ये सीक्वेंस के साथ चलेंगे और लास्ट में हम लोग को देखना है कलिंग में चेदी राजवंश का उदय कैसे हुआ। और इसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट जो इसमें जो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सभी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। आपको थोड़ा-सा इसमें धैर्य रख कर के पूरा वीडियो देखना है, बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं इसमें और बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, ये भी गारंटी है। और लास्ट में हम लोग इसमें देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में जो इस चैप्टर से किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, किस तरीके से इसमें प्रश्न बनाया जा रहा है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को विस्तार से देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के अंतर्गत चैप्टर 11 देखेंगे जिसमें हम लोग को मौर्योत्तर साम्राज्य या ब्राह्मण साम्राज्य को पढ़ना है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को देखा था, उससे रिलेटेड है, हम लोग ओवरव्यू अच्छे से देख चुके हैं। ये मेरा एक तरीके से यूनिक तरीके से मैं सोच रहा था कुछ, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है। उन लोग को जब तक आप शुरुआत में क्या है कि समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या चल रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन जब आप अंदर धीरे-धीरे ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत से वीडियो बनता है और बहुत अच्छे से जब अभी क्या है ना, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत थैंक यू सो मच। आप लोगों का क्या है कि आज 6 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने लगा है सभी का, आप सभी का। और ये जो पिछला वीडियो था उसको बहुत लोगों ने देखा, मतलब मेरे हिसाब से तो 24 घंटे के अंतर्गत मतलब 200 व्यू तक गया उसमें। तो ये तो बहुत कम है, लेकिन एक छोटा-सा भी मोटिवेशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से लगातार आप लोग का और उम्मीद है कि और सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि अगर मेहनत सही है तो ज़रूर मिलेगा। आप यदि आखिरी तक रुक कर के देखेंगे तो मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये जो मौर्योत्तर साम्राज्य है, जो आपको पहले यदि समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, जो भी आपको समझ में भी आएगा, प्लस सीक्वेंस के साथ आप सभी चीज़ों को याद भी कर लेंगे, ये पूरा गारंटी है। प्लस इसके साथ आप ये भी समझ पाएँगे कि पिछले जो अ, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है? तो थोड़ा-सा धैर्य रखेंगे, वीडियो लंबा होता है और होगा ही, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? हमारा एक गोल है, कोई मस्ती वाला ये वीडियो तो है भी नहीं कि हम लोग इसमें क्या हम लोग को एंटरटेनमेंट होंगे, तो ऐसा नहीं है। यदि हम लोग पढ़ने वाले हैं और सीरियस हैं, तो रियल में एंटरटेनमेंट ज़रूर इसमें भी है। अगर अच्छे से हमारा एक चैप्टर अच्छे से कवर हो जाता है ना, तो सच में हम लोग को बहुत खुशी होता है, बहुत सुकून होता है और बहुत सुकून से नींद भी आता है, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी कर सकें, ठीक है? ज़्यादा लेट नहीं करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं अब इसमें आज हम लोग को मौर्योत्तर साम्राज्य में क्या-क्या देखना है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले जो देख लिए थे उसको हम लोगों को समझ में आ गया है ना? बहुत अच्छे से जो मौर्य है, मौर्य से कैसे जुड़ा हुआ है। मौर्य में हम लोगों ने जो आखिरी ये जो आखिरी शासक है अपना बृहद्रथ, इसको हम लोग देख चुके थे। जो मौर्य शासन है वो 137 वर्षों तक चला है, ठीक है? मतलब बहुत लंबे समय तक चला है और इसमें क्या है ना कि जैसे देखेंगे ये भागवत पुराण के अनुसार जो है मौर्य वंश के जो राजा थे वो 10 राजा, अ, उसमें 10 राजा बताया गया और वायु पुराण के अनुसार जो है मौर्य शासन के जो है 9 राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन हाँ, ये है कि जो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक है वो बृहद्रथ है।
तो हमारा जो पिछला जो वीडियो था उससे लिंक जुड़ा हुआ है और लिंक जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम लोग भूल जाएँगे। तो इसलिए मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि क्या है, एक पूरा सीक्वेंस हमारा बना रहे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो उस तरीके से पढ़ें कि हमारे साथ जुड़ाव फ़ील हो, ठीक है? चलिए देखते हैं, तो ये क्या हुआ कि अब मौर्य साम्राज्य का जो यहाँ पे है, मौर्य साम्राज्य का जो बृहत रथ है, इसका जो शासन होता है, इस शासन के बाद से क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य कहीं न कहीं थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ता है। प्लस यहाँ से क्या होता है ना कि आप देखे होंगे कि मौर्य साम्राज्य में जो है, वहाँ पे ज़्यादातर जैन और ये जो बौद्ध धर्म है, ये दोनों बहुत ज़्यादा ही विकसित होते हैं, ठीक है? सब खेल ज़्यादातर धर्म का ही होता है, ठीक है? तो यहाँ से क्या होता है, धर्म का सिचुएशन चेंज होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये जो उस समय भी हम लोग देखे थे ये धार्मिक आंदोलन में कि वैष्णव जो धर्म है उसको भी पढ़े थे, लेकिन उसमें हम लोग महत्व नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि उस समय जो है केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म यही बहुत अच्छे से विकसित हो रहे थे। अच्छे से समझेंगे ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपका एक जुड़ाव बन जाएगा कहानी के तरीके से। तो क्या होता है कि उस समय जो जैन धर्म और ये बौद्ध धर्म आगे बढ़ते रहता है तो बाकी जो हमारे जो प्रसिद्ध जो जो भी हैं अपना ये जो पंडित जो भी हैं, ठीक है? जो कि वैष्णव धर्म को मानते हैं, ठीक है? क्या है कि थोड़ा-सा कुछ गलत ना हो जाए बोल कर के भी सोचना पड़ता है, किसी को कोई तकलीफ लग गया, कुछ गलत बोल दिया तो इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या बोलें उसमें। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो वैष्णव धर्म होता है, तो वो उन लोगों का जो पुरोहित जो होते हैं, इनका क्या होता है थोड़ा महत्व कम होने लग जाता है। तो इनको यहाँ से थोड़ा-सा टेंशन शुरू होता है कि हम लोगों को अब कैसे आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ से मौर्योत्तर साम्राज्य समझ लो शुरू होता है और मौर्योत्तर साम्राज्य जो होता है इसमें बाकी धर्म है सभी को यहाँ पे दबाना शुरू करते हैं और यहाँ पे वैष्णव धर्म को अधिक महत्व देना शुरू करते हैं। इसलिए हम लोग इसको साम्राज्य भी इसलिए हम लोग पहले भी मैं आपको बताया ना ये ब्राह्मण साम्राज्य भी इसको कहते हैं मौर्योत्तर साम्राज्य को। तो यहाँ से ये चीज़ शुरू होता है, ठीक है? ये हो गया। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो हो गया बृहद्रथ। बृहद्रथ के यहाँ पे क्या होता है, पुष्यमित्र शुंग जो होता है, ये पुष्यमित्र शुंग होता है, ये सेनापति होता है किसका? बृहद्रथ का। अच्छे से अब यहाँ से लिंक जोड़ते जाएँगे, याद रखेंगे, ठीक है? जो ये पुष्यमित्र शुंग है, ये है बृहद्रथ का सेनापति। ये सेनापति क्या करता है, ये बृहद्रथ की हत्या कर देता है। यहाँ पे बृहद्रथ की हत्या करने के बाद से पुष्यमित्र जो शुंग है, ये अब यहाँ पे शुंग वंश की शुरुआत करता है। ये कब करता है? 185 ईसा पूर्व में, ठीक है? तो अब जो मगध में जो मौर्य है वो तो यहाँ से बृहद्रथ समाप्त होने के बाद से समाप्त हो गया। अब यहाँ पे आया शुंग वंश, ठीक है? शुंग वंश आया, शुंग वंश का अब यहाँ पे ये जो संस्थापक है वो कौन रहेगा? शुंग वंश का जो संस्थापक है वो कौन रहेगा? शुंग वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र शुंग रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बृहद्रथ है वो उसका वहीं से तो शुरुआत किया है ना, बृहद्रथ का हत्या करके। तो यहाँ पे जो संस्थापक होगा याद रखेंगे, ये शुंग राजवंश या फिर इसी को बोलते हैं पुष्यभूति वंश, ठीक है? पुष्यभूति वंश या फिर शुंग राजवंश। तो ये है इसका जो संस्थापक है याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। ये यहाँ से इतना आपको समझ में आ गया। प्लस यहाँ पे क्या होता है कि जो ये देखिए यहाँ पे जो मगध पर जो ये शुंग वंश का जो नींव डलता है उसके बाद से ये तो पहले ही जो पुष्यमित्र शुंग है वो ब्राह्मण जाति से है। तो यहाँ पे क्या होगा ब्राह्मणों का यहाँ से प्रभाव आगे एक तरीके से विकास होना शुरू होता है। उनका जो प्रभाव है वो बढ़ना शुरू होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो मौर्य साम्राज्य है और मगध है ये सबका आप राजधानी देखे होंगे पाटलिपुत्र रहता है। लेकिन ये क्या करता है उस पाटलिपुत्र से वहाँ से हटा करके उसको विदिशा करता है। विदिशा अपना कहाँ पे है? एमपी में है। देखिए यहाँ पे मैं मैप बताया हूँ, ये जो है ये अपना ये है सुंग एम्पायर, ठीक है? और ये जो है ना यहाँ ये जो गोल टाइप से दिख रहा है, वो है विदिशा। इसको हम लोग थोड़ा-सा और आगे देखते हैं। यहाँ पे और अच्छे से मैप है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सातवाहन ये सॉरी सातवाहन बोल रहा हूँ। ये जो शुंग राजवंश है, ठीक है? शुंग राजवंश को हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसमें? मौर्योत्तर जब शुरू हुआ
मौर्योत्तर साम्राज्य जब शुरू हुआ, उसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं सुंग राजवंश को। सुंग राजवंश जो है यहाँ पे ये देखिए, सुंग राजवंश का ये पूरा यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है। ये पूरा ये ठीक है। क्या है ना कि जब हम लोग मौर्य साम्राज्य देख रहे थे, बहुत लंबा चौड़ा तक उनका एक साम्राज्य का विस्तार था। लेकिन क्या है, धीरे-धीरे बहुत लंबे समय से शासन कर रहे थे, अब धीरे-धीरे करके वो भी कमज़ोर पड़ते गए और अब दूसरे जो वंश है वो भी शुरू होना, यहाँ से विकसित होना शुरू हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो है सुंग एम्पायर का ये पूरा साम्राज्य है और यहाँ पे है विदिशा। देखिए ये हमारा आज का जो रियल मैप है, उसमें है ये एमपी का जो क्षेत्र है, एमपी के अंतर्गत ये विदिशा है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे भोपाल है, ये दिख रहा है ना? मैं थोड़ा-सा यहाँ पे हाइलाइट कर रहा हूँ भोपाल। ये भोपाल से इधर जाते हैं यहाँ पे, तो ये है विदिशा, ठीक है? ये मैं जानबूझ करके थोड़ा-सा समय लगा कर के बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि अभी आपको लग रहा है कि बहुत लंबा समय खींच रहा हूँ, जो भी आपको अगर लग रहा होगा तो बता रहा हूँ। आप कुछ दिन बाद फिर से भूल जाएँगे। लेकिन आप इसको थोड़ा-सा मैप के तरीके से पढ़ेंगे ना, तो आप कुछ और लंबे समय तक याद रखेंगे और उस बीच में एक बार रिवाइज़ कर लिए तो आप समझ लो बहुत अच्छे से आपका तैयारी हो गया है। देखिए एमपी का, ये एमपी का पूरा मैप है। मैप में ये देखिए यहाँ पे विदिशा है, ठीक है? और ये भारत है, भारत के बीच में है देखिए एमपी। ये हम लोग समझ गए, तो विदिशा कहाँ पे है? एमपी। विदिशा जो है वो किसकी राजधानी है? तो शुंग एम्पायर की, ठीक है? शुंग राजवंश की ये राजधानी है, ठीक? यानी कि किसकी? मगध। मगध में ये लोग शासन कर रहे थे, तो मगध का जो पाटलिपुत्र पहले राजधानी था उसको क्या किए? विदिशा कर दिया। अब यहाँ पे मगध में किसका साम्राज्य है? शुंग साम्राज्य, ठीक है? पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे देखिए कलिंग नरेश खारवेल से भी यहाँ पे युद्ध भी किया है। ये थोड़ा-सा यहाँ पे याद रखने के लिए है कि जैसे कि अशोक ने किया था ना, अब यहाँ पे ये भी सोचता है कि मैं भी करता हूँ। और कहाँ पे है ये? ये जो कलिंग है, ये जो खारवेल है, ये कलिंग है, ये देखिए। जस्ट इसके नीचे में है ये, यहाँ पे। शायद यहाँ हाइलाइट नहीं हो पा रहा है। बाकी ये देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा बहुत अगर कुछ दिख रहा होगा तो, कलिंग यहाँ पे है। तो इस पे युद्ध करता है ये, मतलब यहाँ पे आक्रमण करता है। कौन करता है? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, ठीक है? तो ये खारवेल जो होता है यहाँ का, कलिंग का जो शासक होता है उसपे ये युद्ध करता है, लेकिन क्या है, हार जाता है उससे। लेकिन यहाँ पे युद्ध किया हुआ है, उससे आक्रमण उसके ऊपर करता है, ये थोड़ा-सा याद रखना है। उसके बाद से आगे देखते हैं इसी में शुंग राजवंश में और क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए ये दोनों को थोड़ा-सा याद रखना है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इंडो यूनानी आक्रमण भी होता है। इसमें 2 लोग होते हैं, एक मिनांडर आक्रमण करता है इसी समय, यानी कि बाहरी देशों से जो आक्रमण होता है, कई बार ऐसा देखिए प्रश्न भी हम लोग बना-बना करके भी इसको देखेंगे कि कैसे प्रश्न आ सकता है। इस तरीके से भी पढ़ना है ताकि अच्छे से याद रहे। जो इस तरीके से पूछ सकता है प्रश्न में कि इंडो यूनानी आक्रमण किस वंश के काल में हुआ? ठीक है? निम्नलिखित में से किस वंश के काल में हुआ? तो इस तरीके से जब प्रश्न आएगा तो आपको याद रखना है, या फिर इस तरीके से प्रश्न आता है कि इंडो यूनानी आक्रमण मिनांडर के द्वारा किस वंश के समय में आक्रमण किया गया था, ठीक है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे, यहाँ पे 2 आक्रमण हुए, इंडो यूनानी आक्रमण, उसमें एक था मिनांडर, दूसरा था यहाँ पे डिमेट्रियस, ठीक है? उस समय ये पुष्यमित्र शुंग जो है वो उन लोगों को पराजित कर देता है। एक चेंजेस और आता है मिनांडर के बारे में। जो मिनांडर होता है वो तो हारता ही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद से हमारे देश का जो एक ये बौद्ध धर्म है उसको कहीं न कहीं उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए वो क्या करता है कि फिर वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। बौद्ध धर्म को यहाँ पे मानने लगता है और यहाँ पे देखिए ये बौद्ध भिक्षु जो नागसेन है, नागसेन से ये बौद्ध धर्म की शिक्षा भी लेता है। और के बाद से ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो ये मीनांडर के बारे में याद रखेंगे, ये एक इंडो यूनानी आक्रामक है, यानी कि आक्रमण करने वाला है, यानी कि जो यूनानी व्यक्ति है ये मीनांडर। और ये पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य में ये क्या करता है, आक्रमण करता है, लेकिन उससे पराजित हो जाता है और बौद्ध धर्म को यहाँ पे क्या करता है, जो नागसेन है उससे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर के बौद्ध धर्म को अपना लेता है, ठीक है। अब पुष्यमित्र शुंग जो है ये यहाँ पे 2 बार
अश्वमेध यज्ञ करता है, ठीक है? देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यज्ञ ये सब चीज़ों का प्रभाव आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे ना यहाँ पे कि बाकी जो धर्म है थोड़ा-सा दबाव में जा रहे हैं, लेकिन आगे चल कर के ना पुष्यमित्र शुंग और ये सब ये जो शासन है इनका भी क्या है थोड़ा-सा इनको भी समझ में आता है कि नहीं कि कोई भी धर्म जो है वो खराब नहीं है, सभी धर्म समान है, सभी का सम्मान करना चाहिए, हम लोग आगे देखेंगे। तो फिर क्या होता है ये शुंग वंश और मौर्योत्तर जो साम्राज्य इसमें भी सभी धर्मों का अच्छा विकास भी होता है, ये बौद्ध धर्म का भी विकास होता है, हम लोग देखेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ ये 2 बार करवाता है पुष्यमित्र शुंग और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो पुरोहित होते हैं ना, ये पतंजलि होते हैं, ये वही पतंजलि, ठीक है? हम लोग जो पतंजलि हम लोग देखे हैं ना महाभाष्य ये सब जो देखे हैं, वही पतंजलि, वही जो यहाँ पे ये पुरोहित होते हैं और उन्हीं के एक तरीके से देख-रेख में यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ होता है। तो इस तरीके से भी प्रश्न बनता है, तो आपको याद रखना है ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में। उसके बाद से देखते हैं हम लोग जो शुंग राजवंश है उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। इसमें देखिए वास्तुकला और साहित्य के बारे में हम लोग को थोड़ा-सा देखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है? यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। देखिए जो ये भरहुत ये भरहुत स्तूप है ना, ये यहाँ पे मैं ये चित्र जो लगाया हूँ, चित्र इसीलिए लगाया हूँ ताकि और अच्छे से याद रहे दिमाग में क्या है हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं ना तो ज़्यादा याद आता है। तो ये भरहुत स्तूप है, ठीक है? भरहुत स्तूप का यहाँ पे पुनर्निर्माण करवाता है ये पुष्यमित्र शुंग। पहले क्या करता है कि ये कहीं न कहीं थोड़ा बौद्ध धर्म को एक तरीके से क्या बोलना चाहिए उसको पीछे धकेलने का काम करता है। अपने जो ब्राह्मण जो साम्राज्य है इसको ज़्यादा आगे बढ़ाता है। जो वैष्णव धर्म है उसको आगे बढ़ाने का वो ज़्यादा कोशिश करता है। लेकिन धीरे-धीरे करके उसको भी समझ में आ जाता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद से क्या करता है बौद्ध धर्म को भी थोड़ा सम्मान देते हुए यहाँ पे भरूच स्तूप मतलब क्या है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसका पुनर्निर्माण कराता है यानी कि उसका थोड़ा-सा और उसका मरम्मत करवाता है। एक चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्तूप में क्या करता है वो पाषाण का रेलिंग लगाता है यानी कि पाषाण का यहाँ पे जो रेलिंग है ना, इसका शुरुआत करता है। जो ये जो रेलिंग होते हैं ना ये सब, तो उसमें क्या होता है इसमें नहीं है वैसे, तो वो जो पाषाण का जो रेलिंग होता है वो सबसे पहले लकड़ी वगैरह का ये सब का बनता था। यहाँ पे जो है पाषाण का मतलब पत्थर का बनवाना शुरू कर देता है। तो ये जो शुरुआत होता है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा होता है, शुंग साम्राज्य के द्वारा यहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है? यहीं पे वैष्णव धर्म का भी विस्तार यहाँ से होना शुरू होता है, जो साम्राज्य है इसकी इसी के अंतर्गत, ठीक है? और भी बहुत चीज़ें होती हैं यहाँ पे साहित्य में देखिए मनु के द्वारा मनुस्मृति इसी काल में लिखा जाता है जिसमें तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था का वर्णन होता है, उसकी रचना इसमें करता है यानी कि यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि शुंग राजवंश के समकालीन निम्नलिखित में से कौन से हैं, कौन-कौन से ऐसे साहित्यकार हैं, तो आपको याद रखना है कि मनु इसी काल के समकालीन हैं, ठीक है? जो मनुस्मृति है, इसी काल में लिखी गई है, उसकी रचना की गई है पाणिनि के द्वारा। देखिए पाणिनि भी इसी से जुड़े हुए हैं, ये अष्टाध्यायी की रचना करते हैं, ठीक है? और पतंजलि महाभाष्य की रचना करते हैं। तो पतंजलि किस राजा के या किस शासक के समकालीन थे? मैं प्रश्न भी आपको बना करके बता रहा हूँ ताकि आपका माइंड में ये सब बैठे, ठीक है? तो जो पतंजलि हैं वो किस शासक के समकालीन हैं? निम्नलिखित में से किस शासन के समकालीन हैं? तो याद रखेंगे यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है? या फिर जो है ये शुंग राजवंश। शुंग राजवंश में वो थे यहाँ पे, ठीक है? शुंग राजवंश के शासनकाल में थे, इस तरीके से भी आपको याद रखना है इसको। चलिए आगे देखते हैं अब। यहाँ पे अब शुंग राजवंश जो है उसका जो अंतिम जो शासक होता है वो होता है देवहूति, ठीक है? देवहूति जो होता है देवहूति यहाँ पे 1773 ईसा पूर्व में उसका मंत्री होता है या फिर सेनापति, ठीक है? वासुदेव। वासुदेव जो होता है वो फिर देवहूति की हत्या कर देता है और उसके बाद से कण्व वंश की स्थापना करता है। यहाँ पे एक चीज़ है देखिए क्या होता है अगर ध्यान नहीं रखें तो आप भूल जाएँगे। यहाँ पे देवभूति नाम है, ठीक है? देवभूति जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक है, ठीक है? जबकि
आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये वासुदेव, दोनों में देव देव आ रहा है, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो देव है ये पहले आ रहा है, तो इसलिए देवभूति जो होगा वो पहले होगा। ठीक है, और वासुदेव, यहाँ पे देव क्या है, लास्ट में आ रहा है, तो वासुदेव जो होगा लास्ट में होगा। तो जो पहले आएगा वो क्या होगा, वो वो जो है वो पिछले जो राजवंश है उसका शासक होगा, तो वो क्या होता है, शुंग वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है, और फिर उसी को वासुदेव क्या करता है, हत्या करके फिर यहाँ पे कण्व वंश की स्थापना करता है। तो ये आप अच्छे से समझ जाएंगे ना यहाँ पे। देखिए, अब कण्व वंश में कुछ भी नहीं है याद रखने के लिए। ठीक है, शुंग वंश है और एक सातवाहन वंश है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कण्व वंश देखिए कहाँ तक है, ये इसका विस्तार यहाँ पे देख लेते हैं, ये मैप में देखिए, ये सब है कण्व वंश का विस्तार। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हुआ, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, और देवभूति की हत्या कौन कर, यहाँ पे हत्या करके ये उसी का सेनापति जो वासुदेव है ये हत्या करके कण्व वंश की स्थापना करता है। यानी कि कण्व वंश का जो संस्थापक हुआ कौन हुआ, वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कण कण में देवता वास करते हैं, तो यहाँ पे वासुदेव, इस तरीके से कुछ याद रखेंगे। ये सब ट्रिक तो ज़्यादा आता नहीं है, जितना होता है मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि उसको बार बार रिवाइज करें, वो सबसे बेहतर रहता है, और अपने लाइफ से उसको जोड़ करके याद रखें। ठीक है, देखिए कण्व वंश का फिर अंतिम यहाँ पे शासक होता है ये सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा का क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे इसको याद रखेंगे। क्या होता है, सुशर्मा जो होता है, वैसे भी कण्व वंश में तो कण्व वंश में भी कोई भी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, तो सुशर्मा जो होता है वो शर्माता है। ठीक है, तो शर्माते हुए क्या करता है ना, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के बाद से फिर सातवाहन से एक गाड़ी आता है और उसको सातवाहन यानी कि सातवाहन आता है उसके लिए। ठीक है, 7 गाड़ियाँ आती है उसको उठा कर के ले जाती हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सुशर्मा जो है वो कण्व वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, और शिशुक जो है उसी का सेनापति है। तो सुशर्मा शिशुक करके सुशर्मा शर्माते हुए सिकुड़ करके सातवाहन में ऊपर चला गया, यानी कि उसके बाद से क्या होता है, सिमुक जो होता है उसकी हत्या कर देता है, और फिर सिमुक के द्वारा यहाँ पे सातवाहन वंश की स्थापना होती है। ठीक है, आप समझ गए। जो कण्व वंश है, कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा, जो कि शर्माता है, शर्माते हुए सिकुड़ जाता है। कोई शर्माता है तो समझ रहे हो ना, डरपोक टाइप से, थोड़ा जरूरी नहीं है लेकिन मानते हैं हम लोग ऐसा। तो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने के बाद से फिर क्या होता है, सातवाहन में आते हैं और फिर यहाँ से उसको लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके से सातवाहन वंश का स्थापना होता है। अब सातवाहन वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सातवाहन वंश। ठीक है, इससे पहले एक बार थोड़ा सा बीच में हम लोग फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग को थोड़ा सा माइंड में बैठा रहे अच्छे से। देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है कौन कौन होता है, बृहद्रथ। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। और फिर जो बृहद्रथ का जो सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, एक बार फिर से मैं, ताकि वो जुड़ा रहे, कहीं भूल मत गए हो आप पीछे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बृहद्रथ का जो होता है बृहद्रथ अंतिम शासक होता है मौर्य साम्राज्य का। जो बृहद्रथ का सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग जो होता है वो बृहद्रथ का हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद से अपना ही नाम, ये जो अपने उसी का नाम है ना, यहाँ पे वंश, तो ये शुंग वंश की यहाँ पे स्थापना कर देता है। शुंग वंश की स्थापना करने के बाद से यहाँ पे जो राजधानी होता है पाटलिपुत्र, उसको वहाँ से हटा करके ये अपना राजधानी विदिशा को बनाता है। ठीक है, विदिशा को बनाता है, प्लस इसके साथ ही ये क्या करता है, भरूत स्तूप का पुनर्निर्माण करता है। याद रखेंगे, निर्माण नहीं करता है, पुनर्निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि उसका मरम्मत करवाता है। केवल अशोक के द्वारा वो बनाया गया था भरूत स्तूप, लेकिन उसको फिर ये क्या करता है, उसका थोड़ा सा मरम्मत करवाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे, निर्माण नहीं करवाता है। तो भरूत स्तूप का पुनर्निर्माण करवाता है कौन, पुष्यमित्र शुंग। और साथ ही साथ क्या करता है, ये वैष्णव धर्म, क्योंकि ये एक तरीके से ब्राह्मण जाति का होता है, तो ये वैष्णव धर्म का विस्तार भी करने का यहाँ पे एक तरीके से उसको बढ़ावा देता है। तो ये हो गया। उसके बाद से क्या होता है, शुंग वंश का अंतिम शासक फिर कौन हुआ,
देवभूति। यहाँ पे देवभूति, देव पहले आए हैं, तो यहाँ पे देवभूति। देवभूति का यहाँ पे सेनापति कौन रहेगा? वासुदेव। और वासुदेव फिर देवभूति की हत्या करता है और कर्ण वंश की स्थापना करता है, ठीक है। कर्ण वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है? कर्ण वंश वैसे भी एक कण भी उठा नहीं पाया, कुछ नहीं किया। कर्ण वंश में कोई आपको कुछ भी चीज़ याद करने के लिए नहीं मिलेगा, बस ये शासक को याद रखना है। तो कर्ण वंश से याद रखेंगे कि एक कण भी उठा नहीं पाया। और अंतिम शासक कौन था इसका? सुशर्मा, जो कि शर्माता था। और यहाँ पे फिर ये शर्माते हुए सिकुड़ गया और फिर यहाँ पे सातवाहन वंश का स्थापना हुआ। सातवाहन वंश का यहाँ से अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, फिर इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से सातवाहन वंश की शुरुआत होता है। सातवाहन वंश का जो कौन होगा यहाँ पे संस्थापक? सिमुक होगा। क्यों सिमुक होगा? यहाँ पे क्यों सिमुक होगा? क्योंकि ये सबसे पहले जो है ये कर्ण वंश का एक तरीके से उसको क्या करता है यहाँ पे ये जो शर्माते रहता है ये सुशर्मा, यहाँ पे ये क्या करता है, इसका हत्या करके इस सातवाहन वंश का ये स्थापना करता है। तो इसलिए क्या होगा, ये संस्थापक जो होगा वो सिमुक होगा। अब सिमुक यहाँ पे जो है, यहाँ सिमुक 60 ईसा पूर्व में ये सुशर्मा की हत्या कर देता है। 60 ईसा पूर्व, यहाँ पे जो ईसा पूर्व है थोड़ा बहुत बीच-बीच में, मेन ज़रूरी है इसका थोड़ा-सा स्टोरी याद रखना है। मेन स्टोरी है, ठीक है? कई बार आप देखे होंगे, अगर आप पहले कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो, अगर आपको केवल वंश का एक सीक्वेंस याद रहता है ना, तो भी आप आंसर निकाल लेते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो लिंक है ना एक वंश का, वो जुड़ा रहे बस, वो आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर आपको धीरे-धीरे बीच में जो-जो पॉइंट हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे ये स्तूप के बारे में जो बात की है, वैष्णव धर्म का विस्तार, ये सब जो बातें की, ये बीच में जो आता है ना, वो आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये जो सीक्वेंस है, वो टूट जाएगा तो आप याद नहीं कर पाएँगे। इसमें क्या हुआ, ठीक है? इस तरीके से आपको ये ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा उसको ये इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो इसका जो संस्थापक होगा, सातवाहन वंश का जो संस्थापक है, वो ये सिमुक है। सिमुक जो है ये 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर देता है और सातवाहन वंश की स्थापना करता है। जो सातवाहन वंश है ना, इसको आंध्रा वंश भी कहते हैं, यानी कि आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। सातवाहन राजवंश या फिर आंध्र सातवाहन वंश, ऐसे क्यों कहते हैं, देखिए आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे जो है सातवाहन जो है ये शासकों ने अपनी जो राजधानी और प्रतिष्ठान, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, हम लोग देखेंगे अभी इसके बारे में। वहाँ पे ये स्थापित करता है, ठीक है। और जो प्रतिष्ठान है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है, प्रतिष्ठान। तो सातवाहन राजवंश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है या कौन सी है? तो याद रखेंगे सातवाहन राजवंश की जो राजधानी है वो है प्रतिष्ठान। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ठीक है। प्रारंभ में ये जो वंश है ये सातवाहन राजवंश जो है ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, ठीक है। किंतु शक राजाओं ने यहाँ पे उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। कारण से उन्हें आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया कि जो सातवाहन राजवंश है वो आंध्र सातवाहन वंश भी यहाँ पे आंध्र सातवाहन क्यों कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद से अब हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा-सा इसको मैप में देखेंगे अब हम लोग। देखिए यहाँ पे है ये है पूरा सातवाहन का ये साम्राज्य, ठीक है। पूरा महाराष्ट्र में धीरे-धीरे करके ये इधर की ओर आगे जाते हैं लोग, अभी यहाँ पे है, शुरुआत का ये है, ठीक। ये है प्रतिष्ठान, औरंगाबाद जिले में। तो ये आपको मैप के थ्रू आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया होगा मेरे ख़्याल से। फिर भी यहाँ पे हम लोग जितना ज़्यादा स्लो और अच्छे से पढ़ेंगे ना उतना बेहतर है, ठीक है? तो इसलिए छोड़ कर के भागिएगा मत, बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना, थोड़ा-सा समय देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से याद कर पाएँगे। देखिए यहाँ पे सातवाहन वंश के अब हम लोग थोड़ा-सा आगे देखते हैं कि जो ये जो सिमुक है, ये सिमुक की मृत्यु के बाद उसका जो छोटा भाई होता है कृष्णा या कान्हा, वो शासक बनता है। वो उतना ख़ास कुछ नहीं करता। सबसे मुख्य इसमें जो है जो शासक है, ये इन लोगों को देखेंगे। देखिए कान्हा के बाद से उसका पुत्र जो है सातकर्णी प्रथम, ठीक है?
सातकर्णी प्रथम जो शासक बनता है इसके बारे में कुछ-कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक होता है, कौन होता है? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम जो है उसकी पत्नी जो है नागनिका, ठीक है? यहाँ पे याद रखेंगे सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी है नागनिका, उसका नानाघाट अभिलेख है, उसी का है, ठीक है? मतलब नानाघाट अभिलेख का मतलब ये देखिए यहाँ पे, ये है नानाघाट, ठीक है? या नाने घाट कहते हैं ये। तो पहले के लोगों के पास ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था ना, तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये ब्राह्मी में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस पे ये ऐसे पहाड़ है, यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस में ऐसे लिखे रहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सब चीज़ों को। तो ये नागनिका जो है ना, नागनिका, ये नानाघाट अभिलेख में ये यहाँ पे ये अपना जो भी अपने हिसाब से अपना विचार यहाँ पे लिखवाती है। साथ ही इसमें ये जो सातकर्णी प्रथम है ना, इसको यहाँ पे इसका महत्व को भी इसमें बताया गया है। तो ये नानाघाट किसका है? तो याद रखेंगे जो सातकर्णी प्रथम है, उसकी जो पत्नी है नागनिका, उसका अभिलेख है, ठीक है? तो नागनिका ये सॉरी ये नानाघाट अभिलेख में क्या-क्या है उसको देखते हैं। देखिए, नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को महान विजेता, महान शासक बताया गया है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है? सातकर्णी प्रथम को निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में महान शासक बताया गया है? तो आपको याद रखना है नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है या नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से कौन से वंश से संबंधित है? तो आपको ये याद रखना है कि कौन से वंश से संबंधित है? सातवाहन राजवंश से संबंधित है या फिर आंध्र सातवाहन से संबंधित है, ठीक है? एक और सबसे मुख्य बात इसमें नानाघाट अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने यहाँ पे यज्ञ के उपलक्ष्य में यानी कि अ, यहाँ पे एक बहुत गजब का चीज़ है, याद रखेंगे, लोग अच्छा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। यज्ञ करवाते हैं ना, यज्ञ कराने के बाद से जो ब्राह्मण होते हैं, वो लोग ये सब काम को करते हैं। उसके बाद से उनको जो दक्षिणा वगैरह देना रहता है ना, अभी भी हम लोगों में ये सब परंपरा चलता है। शादी वगैरह कुछ भी ऐसा करवाना है तो पंडित आते हैं वहाँ पे अपना जो भी ये सब कार्यक्रम करवाने के बाद से उनका दक्षिणा जो भी रहता है उसको देना पड़ता है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट बार इतिहास में सबसे फर्स्ट बार ये शुरुआत करते हैं कि उसको कोई दक्षिणा इधर-उधर का कुछ देना नहीं है, उसको दक्षिणा के रूप में सीधा भूमि ही दान में दे देना है। तो यहाँ पे भूमि दान में देने का जो शुरुआत है, वो यहाँ पे शुरू होता है सातवाहन राजवंश में, ठीक है? सातवाहन राजवंश में ये शुरू होता है यहाँ पे और ये जो वर्णन है इसका लिखा हुआ, ये नानाघाट अभिलेख में लिखा हुआ है। यानी कि सबूत के तौर पूरा साक्ष्य के रूप में भी यहाँ पे है। तो सबसे प्रथम जो अभिलेख में जो प्रमाण मिलता है कि भूमि दान देते हैं, ये दान देने का जो प्रथा है, ये यहीं से शुरुआत होता है, ठीक है? और इस तरीके से क्या होता है ना, ये सामंती प्रथा भी का जो मेन बीज है ना, यहाँ से पड़ जाता है। यानी कि अब यहाँ से क्या होता है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए थोड़ा-सा समझते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे राजा हैं, उन्होंने ये ब्राह्मण लोग जब भी यज्ञ वगैरह कराए, उनको क्या कर दिए, दान में यहाँ पे भूमि दान में दे दिए। देखे होंगे आगे चल कर के क्या होता है कि कई लोगों को राजा लोग क्या करते हैं, कई अपने जितने भी शासक हैं राजा के अंतर्गत, उन लोगों को पेमेंट ना दे कर के उनको ज़मीन ही दे देते हैं और उसमें अपना जीवन यापन करें, इस तरीके से चलते रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ब्राह्मण हैं, इन लोगों को जो भूमि वगैरह ये दान में देते हैं, उससे क्या होता है कि फिर उन लोग अपना काम करते हैं, लगान वसूल करते हैं, फिर उन लोग धीरे-धीरे करके उस ज़मीन एक बड़ा ज़मीन होगा ना, छोटा तो नहीं होगा, धीरे-धीरे करके और बढ़ता होगा। फिर वहाँ पे एक वो खुद अपना एक शासन करना शुरू कर देते हैं। तो राजा के अंदर राजा इस तरीके से सीक्वेंस बनने लग जाता है शासन का। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो लगान वगैरह ये सब जो सिस्टम है, सामंती जो प्रथा है, यहाँ से ये धीरे-धीरे शुरुआत होना शुरू हो जाता है, वो आगे चल कर के हम लोग को और दिखेगा। तो यहाँ से इसका बीज पड़ता है, ठीक है? ये याद रखेंगे। प्लस ये जो नानाघाट जो अभिलेख के अंतर्गत भूमि दान देने की जो शुरुआत है, वो यहाँ से हुई है। प्रथम अभिलेख में ये प्रमाण मिलता है, अच्छे से याद रखेंगे। सातवाहन राजवंश से संबंधित है, ठीक है? जो नानाघाट अभिलेख है, वो किसका अभिलेख है? तो नागनी का और किसकी है ये? ये
सातकर्णी प्रथम की पत्नी है नागनिका, ठीक है। उसी का है यहाँ पे ये दिखाया हूँ मैं चित्र में। ये चित्र डालने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इसी से आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अब। अब यहाँ पे फिर से एक अगला महत्वपूर्ण शासक आता है गौतमी पुत्र, यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। सातवाहन वंश का जो अगला महत्वपूर्ण शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये अलग है, ठीक है, और वो अलग है। यहाँ पे ये सातकर्णी प्रथम जो है ना, ये अलग है, और ये गौतमी पुत्र पुत्र सातकर्णी ये अलग है। तो ये आता है इस समय में क्या होता है, नासिक के शक शासक यहाँ पे ये महपान, महपान ने इस पर आक्रमण कर देता है, ये इस पर आक्रमण करता है, और फिर यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी उसको पराजित कर देता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि शक शासन का आक्रमण किसके काल में हुआ, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के काल में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नासिक का ये शक शासक होता है नहपान, ठीक है। नहपान के बारे में यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखना, यहाँ पे याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, देखेंगे आगे। जो नासिक होता है यहाँ पे, ये नासिक जो है, नासिक को यहाँ पे जोगल थम्बी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से चांदी के लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुए, 8,000 सिक्का। देखिए ये इस तरीके से, ये जो उस समय का जो सिक्का वगैरह होता था ना, ये इस तरीके का सिक्का होता था। ये सब हम लोग कल्पना नहीं करते या फिर अच्छे से नहीं समझ में आता। अभी यहाँ समझ में आ गया कि सिक्का। नहपान जो व्यक्ति है ना, नासिक का शक शासक, याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा? ये चांदी के लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक तरफ देखिए, एक तरफ ये नहपान है, ठीक है, और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम है, ठीक है। यहाँ पे जिससे ये पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक को, यहाँ पे शक शासक जो नहपान है उसको हराया था। समझ रहे हैं लोग कैसे किसी चीज़ को यादगार बनाने के लिए, मतलब अ, एक अगर किसी भी तरीके से कोई जीत प्राप्त हो गया है, तो अब वो ऐसा चीज़ है कि नहपान जब सिक्का है, समझ रहे हैं? सिक्का मतलब जहाँ जाएगा, जहाँ चलेगा, वहाँ-वहाँ लोगों को पता चलेगा कि हाँ, जो नहपान जो है, जो ये तक शासक है, उसको क्या किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था। तो इस तरीके से इन ये अपना दिमाग लगा करके उस समय चलते थे, और इनका जो जैसा सिक्का बना वो सिक्का चलेगा, ठीक है? तो ये सिक्का इस तरीके से ये बनाया जाता था उस समय का। याद रखेंगे, सातवाहन राजवंश के अंतर्गत जो गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है, वो नहपान जो कि नासिक का शक शासक होता है उसको हराता है, और फिर अपने सिक्के में एक तरफ नहपान और दूसरी तरफ अपना नाम वहाँ पे लिखवाता है। तो इससे एक तरीके से, और चित्र में भी इस तरीके से दिखाता भी है कि वो हारा हुआ दिख रहा है, ये जीता हुआ दिख रहा है, इस तरीके से भी। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। आगे देखते हैं, इसमें जो आखिरी जो है यहाँ पे, ये यज्ञश्री सातकर्णी, सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण ये शासक होता है, ठीक है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको याद रखना है यज्ञश्री, ठीक है। यज्ञश्री है सातवाहन राजवंश का समाप्ति के समय यज्ञ होता है और ये समाप्त हो जाता है। यज्ञश्री सातवाहन राजवंश का जो शासक है, अंतिम शासक, महत्वपूर्ण शासक यज्ञश्री, ठीक है। इसने यहाँ पे शकों को ये पराजित क्षेत्र को पुनः अधिकार कर लिए। ये लोग यहाँ पे थोड़ा-सा ये भी आगे बढ़ाता है अपना। उसके बाद से यज्ञश्री सातकर्णी जो है, व्यापार और जल यात्रा की प्रेमी था। ये कैसे पता चलता है यहाँ पे देखिए, उसके सिक्के सिक्के पर जहाज के चित्र बने हुए थे। कौन से सातकर्णी शासक के सिक्के पर जहाज बने हुए थे, तो आपको याद रखना है, कौन है ये? यज्ञश्री, ठीक है। जिसे उसकी यात्रा एवं व्यापार का पता चलता है। ये इससे पता चलेगा ना, क्योंकि वो सिक्का बना रहा है और उसमें जहाज का चित्र बना रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं ये है कि वो जहाज को ज़्यादा ही प्रिय मानता है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे इसलिए जल यात्रा जो है का ज़्यादा उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? तो जल यात्रा का प्रेमी है, व्यापार भी करता है। व्यापार यहाँ पे क्यों है देखिए, उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुई। मतलब अब उसका सिक्का इतना दूर तक फैला हुआ है, तो कहीं न कहीं वो उस तरीके से व्यापार भी करता होगा, है ना?
तो यज्ञश्री के मृत्यु के बाद से सातवाहनों का साम्राज्य जो है वो विभाजित हो जाता है और इसका मुख्य कारण यहाँ पे क्या होता है? विद्रोह और केंद्रीय शासन की दुर्बलता। ठीक है? तो यहाँ पे यज्ञश्री जो है इसको याद बस इतना रखना है कि ये जो सातवाहन राजवंश है ये सातवाहन राजवंश का ये अंतिम शासक है। कौन? यज्ञश्री। इसके इसके बारे में बस आपको ये याद रखना है कि ये है एक तरीके से व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी होता है और इसके सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ है। ठीक है? देखिए अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जो सातवाहन राजवंश है इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएँ कैसी थी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये सातवाहन वंश जो है ना, मौर्योत्तर साम्राज्य में सातवाहन वंश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक शुंग वंश जो हम लोग पहले देख चुके हैं। शुंग वंश और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सातवाहन राजवंश, ठीक है? सातवाहन वंश शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार यहाँ पे हाल और गुणाढ्य ये थे यहाँ पे, ठीक है? याद रखेंगे कि सातवाहन शासकों के समय में निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार संबंधित हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे हाल है, हाल के द्वारा जो है यहाँ पे गाथा सप्तशती, ठीक है? ये याद रखेंगे, गाथा सप्तशती, ये जो है ये इसकी रचना की गई है और इसकी रचनाकर्ता कौन है? ये हाल है, ठीक है? हाल नाम है, ये साहित्यकार हैं, ठीक है? हाल और बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध हैं, तो इनको याद रखेंगे क्योंकि ये इस तरीके से प्रश्न आता है, हम लोग अभी प्रश्न देखेंगे वहाँ भी आप देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है गाथा सप्तशती, तो ये क्या है हाल के द्वारा लिखी गई है यानी कि उसकी रचना है। और गुणाढ्य या गुणाढ्य, ठीक है, ये है बृहत कथा। बृहत कथा नामक ये पुस्तक की रचना करता है कौन? गुणाढ्य। गुणाढ्य, देख लेंगे उच्चारण क्या है इसका। अब यहाँ पे सातवाहन वंश का यहाँ पे सिक्का वगैरह देखते हैं। यहाँ पे जो है सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत चांदी का सिक्का भी चलता है, तांबा का, लेकिन यहाँ पे सीसा का सर्वाधिक सिक्का चलता है। ये देखिए ये मैं शीशे का ये सब सिक्का है ना, ये पूरा सीके का सिक्का शीशे का सिक्का है, ठीक है? और पोटीन और यहाँ पे कांस्य मुद्राओं का भी यहाँ पे प्रचलन था। ये जो शीशे का है ना इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, देखिए यहाँ पे। कैसा लग रहा है ये सब? अगर आप अभी तक रुके हुए हैं वीडियो में तो आपको अच्छा लगना चाहिए। आराम से पढ़ो, ठीक है? हम लोग 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे का जो वीडियो मूवी वगैरह जो देखते हैं ना, मैं खुद भी देखता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन जो लाइफ़ है ना वो यहीं पे बनेगा। थोड़ा-सा इंटरेस्ट के साथ अगर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग जैसे ये चीज़ आप अगर देखते हैं यहाँ पे तो थोड़ा-सा क्या है माइंड में बैठेगा। जैसे मूवी हम लोग को हमेशा याद रहता है, कोई मूवी यादगार चीज़, तो वैसे यहाँ पे आप अगर पहले नहीं देखे थे कभी भी काँच का सिक्का यहाँ पे देख लिए, तो आप थोड़ा-सा माइंड में आपका बैठ जाएगा कि हाँ, सातवाहन राजवंश ऐसा था जहाँ पे मैं सिक्का का एक वीडियो देखा था। या सिक्का का सिक्का जो था उसमें वो काँच का सिक्का देखा था, कुछ तो याद रहेगा आपको। तो ये देखिए सिक्का इस तरीके से सिक्का होता था। ये पूरा सिक्का है और ये काँच से बना हुआ है, ठीक है? तो उस समय का अपना वो लोग का शासन करने का ये सब तरीका था। चलिए आगे देखते हैं अब। याद रखेंगे यहाँ पे सातवाहन वंश का सर्वाधिक जो सिक्का था वो शीशे का बनाया जाता था। सातवाहन वंश अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वो रोम से मंगवाते थे, ठीक है? यानी कि अब यहाँ इस समय में भी विदेशों से भी व्यापार चलता था, ठीक है? ब्राह्मणों को यहाँ पे भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ कहाँ से हुआ है? सातवाहन शासकों से ही हुआ है, सर्वप्रथम यहीं से हुआ है। हम लोग देखे थे ना अभी यहाँ पे नाना घाटी वही, ठीक है? ये भूमि दान का यहाँ पे सर्व प्राचीन पूरा लेख्य प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व ये सातवाहनों का जो नाना घाट अभिलेख है यहीं से मिलता है। यानी कि या इसका मतलब बस इतना ही है कि जो भूमि दान का जो एक प्रमाण है, वो यहाँ पे नाना घाट अभिलेख में सब सर्वप्रथम यहीं पे मिलता है। अच्छे से याद रखेंगे। इसमें अश्वमेध यज्ञ में यहाँ पे एक गाँव देने का भी उल्लेख है। तो ये जो नाना घाट अभिलेख है ना, नागनिका के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे इसमें अश्वमेध यज्ञ
इसके तहत गाँव को भी एक पूरे गाँव को भी दान में देने का उल्लेख है प्लस भूमि दान का भी उल्लेख है। यहाँ पे पूरा प्रमाण मिलता है, ठीक है? ये हम लोग देख लिए। सातवाहन वंश के अंतर्गत थोड़ा-सा और देख लेते हैं इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। देखिए सातवाहनों की जो राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। भाषा वो लोग कौन से भाषा में बात करते थे? प्राकृत भाषा में, लेकिन लिखते किसमें थे? ब्राह्मी भाषा में, ठीक है? सातवाहनों सातवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग अभी देखिए ना राजा का नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी तो ये महिला का नाम है। तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे महिलाओं को बेहतर सम्मान देने का अभी भी आप साउथ में जाएँगे ना, तो ये परंपरा आपको दिखेगा, ठीक है? वो लोग अपने नाम से पहले माता का नाम जोड़ते हैं। तो माता का यहाँ पे सम्मान यहाँ पे बहुत अच्छा था ये जो सातवाहन राजवंश में, ठीक है? और इन यहाँ पे समाज जो था मातृसत्तात्मक था, ठीक है? मातृसत्तात्मक था और उसके यहाँ पे देखिए उसके बाद से एक चीज़ को और ध्यान रखेंगे कि जो उनका शासन का जो पद्धति था यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था था उसमें इन लोगों का पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। यानी कि जो शासन वगैरह करने का समय आता था तो वहाँ पे केवल जो घर का जो पुरुष होता था या पुत्र होता था वही उत्तराधिकारी होता था। तो इस तरीके से समाज जो था वो पितृसत्तात्मक तो था लेकिन जो राज व्यवस्था था उनका वो जो पितृसत्तात्मक होता था, ठीक है? तो ये याद रखेंगे सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत और यहाँ पे इनका कृत्य क्या है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है कार्ले का चैत्य, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे अमरावती कला का भी विकास हुआ है। तो जो कार्ले का चैत्य है इसको आप अच्छे से याद रखेंगे सातवाहन राजवंशों के अंतर्गत ये कार्ले का चैत्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका ये एक तरीके से स्थापत्य है। कार्ले का चैत्य मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए हम लोग पढ़े थे ना बौद्ध धर्म में, ठीक है? चैत्य और विहार में क्या अंतर है? क्या अंतर है? विहार हम लोग समझ गए ना रहने का स्थित स्थान, लेकिन चैत्य क्या होता है? एक तरीके से पवित्र स्थान जहाँ पे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। तो ये है देखिए, ये पहाड़ खोद-खोद के बनाया गया है। ये यहाँ पे इसका सुरंग भी इस तरीके से बनाया जाता था अंदर। उस समय भी इतना बेहतर कलाकारी करते थे वो भी इतने बड़े-बड़े पत्थर के साथ, ठीक है? याद रखेंगे इसको। उसके बाद से अमरावती कला का भी विकास हुआ, मेन ये कार्ले का चैत्य है, इसको याद रखेंगे। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ में यहाँ पे दक्षिण पंथ के स्वामी कहे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ना ये दक्षिण जो क्षेत्र के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है सातवाहन राजवंश, ठीक है? देखिए सातवाहन राजवंश जो थे ना एक तरीके से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का एक सेतु का काम करते थे। क्योंकि कहीं न कहीं सातवाहन राजवंश थे ऊपर से भी उनका मतलब एक तरीके से उत्तर और दक्षिण दोनों के बीच का एक तरीके से मिलाप थे वो लोग, ठीक है? ये अच्छे से याद रखेंगे। ये सातवाहन वंश हम लोग का हो गया। सातवाहन वंश से यहाँ से सातवाहन वंश के बाद से क्या होता है कि ये जो मौर्योत्तर साम्राज्य जो होता है ये इसका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक छोटा-सा ये चेदी राजवंश है जो कि कलिंग जो देखे हम लोग कलिंग यानी कि अभी का उड़ीसा। वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में चेदी राजवंश रहता है। इसको महामेघवाहन राजवंश भी कहते हैं, ठीक है? महामेघवाहन राजवंश। इसका एक देखेंगे खास बात है, उस समय आप देखेंगे जो कलिंग में युद्ध हुआ था अशोक के द्वारा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अशोक का जब मृत्यु होता है ना उसके बाद से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है यहाँ पे जो कलिंग में ये जो कलिंग है, कलिंग में चेदी राजवंश का यहाँ पे उदय होता है। क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद से फिर और भी सारी चीज़ें धीरे-धीरे व्यवस्थाएँ कमज़ोर होने लगती हैं। और वैसे भी जो हम लोग बहुत बड़ा जो मौर्य एम्पायर देख रहे थे, वो धीरे-धीरे बहुत वैसे भी कमज़ोर होते ही चला जाता है। तो बाकी जो भी बीच-बीच के सभी जो क्षेत्र हैं, वो भी धीरे-धीरे एक तरीके से स्वतंत्र होते जाते हैं। तो उसमें से एक ये भी है चेदी राजवंश। चेदी राजवंश यहाँ से उदय होना शुरू होता है, इतना ही नहीं है, ये जो चेदी राजवंश का उदय का जो जानकारी वो यहाँ पे हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, जो कि भुवनेश्वर, उड़ीसा में है।
और इसका जो सबसे प्रतापी राजा जो है वो खारवेल है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं एक बार। ये हाथी गुफा अभिलेख जो है उसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे होता है ये हाथी, देख रहे हैं, समय का ये बना है, ये पूरा पहाड़ है, उसके अंतर्गत ये को काट करके ऐसा व्यवस्था बनाए हुए हैं। देखिए एक चीज और खास बात है इसमें, जो चेदी राजवंश है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो जब अशोक कलिंग पे आक्रमण करता है उस समय तो यहाँ पे कलिंग का पराजय होता है और यहाँ पे एक तरीके से कलिंग का हार होता है। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि कलिंग जो होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है, ठीक है, बहुत अपने आप में एक शक्तिशाली हो जाता है और फिर वो मगध पे आक्रमण करता है। और वहां पे कौन यहाँ पे आक्रमण करता है, ये चेदी वंश का जो खारवेल जो है, ये खारवेल जो शासक है ये, ठीक है, और ये जैन धर्म का मानने वाला होता है, जैन धर्म को ये मानता है, ठीक है। तो जैन धर्म को ये मानता है और जैन धर्म के लिए यहाँ पे उदयगिरी जो पहाड़ी है वहाँ पे एक गुफा का भी निर्माण करवाता है। तो ये जैन धर्म का जब मानता है ना यहाँ पे, तो जो कलिंग जब युद्ध हुआ था अशोक के समय, तो उस समय क्या होता है ना कि ये एक है, ये जिन शीतलनाथ की मूर्ति ये उस समय वो लोग ले करके चले जाते हैं जब महापद्म चला पूरा बैठ, चलिए लास्ट हो गया ये। तो ये मगध पर आक्रमण करता है फिर से खारवेल, ठीक। और ये फिर ये जिन शीतलनाथ की मूर्ति लेकर के आता है जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये लेकर के आता है और उस समय ये महापद्मनंद जो होता है वो कलिंग से लूट करके ले गया रहता है ये जिन शीतलनाथ की मूर्ति को। ये फिर जो खारवेल है उसको लेकर के आता है। तो इस तरीके से ये चेदी राजवंश भी समाप्त हो गया। यही है यहाँ पे ये पूरा, ये जो हाथी गुफा है ना, हाथी गुफा अभिलेख यही है। देख रहे हैं कैसा दिख रहा है ये? पूछ करने का तो कुछ है, मन नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा बहुत और है, एक बार और इसका रिवाइज करना था, चलिए कर ही लेते हैं इसको, जितना जल्दी होता है इसको एक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है बृहद्रथ है। बृहद्रथ का हत्या करके का जो सेनापति है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, ये फिर शुंग वंश का स्थापना करता है। पाटलिपुत्र को यहाँ पे उसका बदल करके विदिशा को अपना राजधानी बनाता है। भरूत स्तूप का पुनर्निर्माण करवाता है और वैष्णव धर्म का विस्तार कराता है। शुंग शुंग वंश का अंतिम जो शासक है यहाँ पे, अंतिम शासक ये शुंग वंश, ठीक है। अंतिम शासक यहाँ पे देवहूति होता है। देवहूति का जो सेनापति होता है वासुदेव, ये देवहूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना करता है, ठीक है। उसके बाद से कर्ण वंश का जो अंतिम शासक होता है सुशर्मा, ठीक है। सुशर्मा के बारे में पता है हम लोग को, का सेनापति होता है सिमुक। सिमुक जो होता है वो सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना करता है। सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है यज्ञश्री सातकर्णी, जो कि अंतिम शासक होता है उसके बाद से कलिंग। सातवाहन की कुछ खास बातें हैं, उसकी राजधानी जो है प्रतिष्ठान थी। सातकर्णी प्रथम की पत्नी जो होती है नागनिका, उसका जो अभिलेख है ये नाना घाट अभिलेख में हम लोग को भूमि दान देने की जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है उसका यहाँ से हम लोग को पता चलता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सातकर्णी प्रथम है उसको बहुत ही महान शासक बताया जाता है। यहाँ पे देखेंगे जो ये सामंती प्रथा का भी यहीं से शुरुआत होता है।
शीशे का जो सिक्का है यहाँ सबसे सर्वाधिक यहाँ पे यहीं से ये जो शासन काल में है, शीशे का सबसे सर्वाधिक यहाँ पे सिक्का जो है वो प्रचलित था। कार्ले का जो चैत्य है वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। ये हम लोग का हो गया। और ये जो कलिंग में जो चेदी राजवंश है उसका सबसे महान शासक होता है खारवेल, जो कि जैन धर्म को मानने वाला होता है। और ये जिन शीतलनाथ का मूर्ति को क्या करता है, फिर से जीत करके लाता है मगध से। देखिए यहाँ पे जो अब हम लोग थोड़ा सा लास्ट जो प्रश्न है, उस प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए प्रश्न जो है वो इसी इसी से जुड़ा हुआ है ये प्रश्न, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा देखना जरूरी है यहाँ पे। बस 1 मिनट के लिए ना, क्योंकि लगता है कि पूरा सिस्टम ही बंद हो जाए, चार्जिंग इसका खत्म हो गया। बस 1 मिनट। चलिए अब देख लेते हैं, प्रश्न को भी देखते हैं। कहीं से वीडियो नहीं आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा सही हो गया है लग रहा है। आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये जो चैप्टर है ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए मैं बीच में डिलीट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं कर पाता हूँ। ये बीच में बहुत लंबा वीडियो भी रहता है और लास्ट में थोड़े समय के लिए अगर अ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको देखना ठीक है। हम लोग जितना भी पढ़े हैं ना उसका महत्व यहीं पे है, ठीक है। अगर आप इतना जो प्रश्न है उस प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। नहीं समझे हैं तो आप एक बार और अच्छे से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने तुंग वंश की स्थापना की? इतना पढ़ते के साथ तुरंत आपको आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। 185 ईसा पूर्व में। ये जो सन है उस सन को आप याद नहीं भी रखेंगे, कंफ्यूजन के लिए है केवल। मेन है कि जो अंतिम शासक जो बृहद्रथ है उसका हत्या कौन करता है, बस। देखिए इसमें ऑप्शन ए है पुष्यमित्र, बी है अग्निमित्र, सी है वसुमित्र, और डी है यहाँ पे भागभट्ट। इतने में तो आंसर आप दे दिए होंगे। देखिए आगे देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, कि कौन से पद पे यहाँ पे आसीन था? तो ऑप्शन ए है सेनापति, बी है प्रधानमंत्री, सी है गवर्नर, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको आ गया होगा अभी तक। मैं बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ सच में, क्योंकि
जितना भी यहाँ पे आप प्रश्न देखेंगे ना, आपको सब आएगा मेरे हिसाब से। अब आप अगर अच्छे से अब लगातार धैर्य से आप देखेंगे, पूरा वीडियो समझे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, बार बार आप भी रिवाइज किए होंगे मेरे साथ, तो आप पूरा याद होगा आपको। देखिए अगला प्रश्न है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, देखिए एसएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है वासुदेव, ठीक है, बी है यहाँ पे भूमिमित्र, सी है नारायण और डी है सुशर्मा। तो कौन होता है यहाँ पे संस्थापक पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ऑप्शन ए है सीसा, बी है पोटीन, सी है तांबा और डी है स्वर्ण। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। आपको ये चारों प्रश्न आ रहे हैं ना? नहीं आ रहे होंगे तो आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ये एसएससी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। कि ऑप्शन ए है सिमुक, बी है सातकर्णी, सी है गौतमी पुत्र सातकर्णी और डी है विशिष्टि पुत्र श्री श्रीपुलमावी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहनों ने प्रारंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो सबसे प्रारंभिक दिनों में कहाँ पे शुरू किया इन लोगों ने? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बहुत अच्छे से आपको सारी जानकारी है प्रश्न की। ऑप्शन बी है सौराष्ट्र, सी है प्रतिष्ठान और डी है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन ये राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है औरंगाबाद, बी है प्रतिष्ठान, सी है मथुरा, डी है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? यहाँ पे गाथा सप्तशी जो ये यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, गाथा सप्तशी के बारे में आप लोगों को यहाँ पे पता होगा, लेकिन हाँ ये है कि ये भी एक सातवाहन नरेश है, ये आपको यहाँ पे पता चला होगा, तो आप याद रखेंगे। जो हाल हैं, हाल के द्वारा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ इस प्रश्न को। गाथा सप्तशी जो है वो ये हाल के द्वारा इसकी रचना की गई है, और जो हाल हैं ये भी सातवाहन नरेश हैं प्लस साहित्यकार भी हैं। ठीक है, यानी कि सातवाहन वंश के ये भी एक शासक हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सुंग वंश के बाद बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सुंग वंश के बाद कौन सा आया यहाँ पे? ऑप्शन ए सातवाहन, बी है कुषाण, सी है कण्व, डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत का महान यहाँ पे व्याकरण पतंजलि, देखिए पतंजलि किसका समकालीन था? प्रश्न यहाँ पे है ना। ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ये देखिए आरआरबी में ये प्रश्न है 2003 में। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी है बिंदुसार, सी है खारवेल, डी है मयूर शर्मन। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? एसएससी 2013 और 15 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है पतंजलि, बी है तुलसीदास, सी है मनु, डी है पाणिनि। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन का सीरीज है ये भी कंप्लीट हो गया। बस 2 मिनट और है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सच में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, इसलिए मैं इतना समय हो गया इसको, थोड़ा सा लंबा समय हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आप ये वीडियो समाप्त होने के बाद से ना आपको बहुत अच्छे से याद रहे। ठीक है, एक बार और हम लोग रिवाइज करते हैं, प्लीज़ साथ में हम लोग एक बार और रिवाइज करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगे। मैं चाह रहा हूँ कि
आप ये कहें कि हाँ मैं सच में आपको ये चीज़ याद करा दिया हूँ, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। तो एक बार और हम लोग साथ में रिवाइज करते हैं, चलिए लास्ट में, उसके बाद से ये हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य में हम लोग पता है घनानंद का साम्राज्य शुरू करते हैं। वहाँ पे चंद्रगुप्त होता है, चंद्रगुप्त उसको पराजित करता है। पराजित करने के बाद से मौर्य वंश का यहाँ पे स्थापना करता है। फिर उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से बिंदुसार, बिंदुसार के बाद से अशोक, बाकी बीच में और भी 9 या 10 जो शासक हैं वो आते हैं। लास्ट में मौर्य वंश का जो शासक है वो अंतिम शासक बृहद्रथ होता है। बृहद्रथ जो होता है उसका जो सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, वो उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद से शुंग वंश की स्थापना करता है। साथ ही पाटलिपुत्र जो होता है, पाटलिपुत्र राजधानी, उसको अपना चेंज करके विदिशा करता है। साथ ही ये भरूत स्तूप का भी यहाँ पे निर्माण कराता है और वैष्णव धर्म का भी विस्तार होता है इसके शासनकाल में। उसके बाद से शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है देवभूति, देवभूति जो होता है उसका सेनापति होता है वासुदेव। वासुदेव फिर देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना करता है। एकदम इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा ना अच्छे से, बस इतने को आप अगर याद रख लेंगे ना तो धीरे धीरे जो बीच का जो जो पॉइंट पड़े ना वो धीरे धीरे आपको याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, देवभूति जो होता है, देवभूति का सेनापति सेनापति जो होता है वासुदेव, वासुदेव जो होता है देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना करता है। कर्ण वंश का अंतिम जो शासक होता है कौन होता है, सुशर्मा। सुशर्मा का जो सेनापति कौन है, सिमुक। सिमुक फिर सुशर्मा का यहाँ पे हत्या कर देता है और फिर सातवाहन वंश यहाँ से शुरुआत होता है। जो सातवाहन वंश होता है उसकी जो राजधानी होती है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र जो है, प्रारंभिक क्षेत्र जो होता है उनका महाराष्ट्र क्षेत्र होता है। सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी होती है नागनिका, उसका जो अभिलेख है नानाघाट अभिलेख, उसमें सातकर्णी प्रथम को बहुत ही महान शासक बताया गया है, याद रखेंगे उसमें। प्लस उसमें जो ब्राह्मणों को जो मुद्रा के स्थान पे भूमि दान देने की जो प्रथा है, सबसे प्रथम जो साक्ष्य मिलता है अभिलेख में वो वहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। वहीं से सामंती प्रथा का भी एक तरीके से वहां से एक तरीके से नींव डल जाता है, ठीक है। जो सातवाहन वंश है उसमें शीशे का सिक्के का सबसे सर्वाधिक वहाँ पे एक तरीके से उपयोग हुआ है। कार्ले चत्ते उनका जो एक साहित्य है उनका, सॉरी वास्तुकला है, उसमें मतलब कार्ले चाते का निर्माण, यहाँ पे चैत्य का निर्माण इन्हीं के शासन काल में हुआ, सातवाहन वंश के काल में। उसके बाद से लास्ट में आता है ये कलिंग में चेदी राजवंश, ठीक है। तो इसका उदय होता है, इसमें जो महान शासक होता है खारवेल होता है। खारवेल जो होता है जैन धर्म का मानने वाला होता है, अनुयायी होता है, जो कि जिन शीतलनाथ की मूर्ति को क्या करता है, मगध मगध से मगध में एक बार फिर से ये फिर हमला करता है। उस समय महापद्मनंद का जो शासन होता है उसी समय वो लेके गया रहता है। फिर ये इधर से हमला करता है और फिर उसको वापस लेकर के आता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर सच में आपको मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सपोर्ट करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत एक तरीके से हम पढ़ने वाले लोगों के लिए यही है, अगर मोटिवेशन मिलता है तो हम लोग और अच्छे से इसमें कोशिश करते हैं कि और कुछ बेहतर करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज़रूर, अगर अच्छा लग रहा है आपको, यदि और भी कुछ इसमें कमी है, कुछ भी ऐसा है तो आप ज़रूर बताएंगे इसमें, तो वो भी सुधार होगा। लेकिन सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फिर से अगला जो वीडियो आएगा। अब क्या है, मैं टाइमिंग को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर हमारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए अब जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा देंगे, लाइक करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।